बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है, क्या वजह है कि उसके यहाँ बयानिए में वो यकसुई हासिल नहीं हो सकी जो होनी चाहिए थी, और क्या वजह है कि आए रोज़ इख्तलाफात एतराफ़ात की सूरत में सामने हमें देखने को मिलते हैं। इस अहम मौजू पर तरतीब के साथ हम बयानात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के दिखाएंगे और फिर ये सवाल उठाएंगे कि वजूहात हैं क्या और अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने सियासी तारीख के किस दौराहे पर खड़ी है। इसके अलावा पाकिस्तान की बेटी, पाकिस्तान का फ़ख्र साइमा सलीम का जिक्र होगा। बसारत से महरूम है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के इजलास में जो उन्होंने भारत को जवाब दिया उस पर उन्हें सलाम पेश करेंगे आज ही के प्रोग्राम में। सर, सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मैं ज़रा चाह रहा हूँ कि आपको तरतीब के साथ नाज़रीन को भी आपको दिखाया जाए कि हुआ क्या है जिसकी वजह से हमें ये मौजू एक बार फिर उठाना पड़ रहा है। देखिए, मोहतरमा मरीम नवाज़ क्या कह रही थी कुछ रोज़ पहले। नैब के चेयरमैन की एक्सटेंशन की जब बात ऑफिशियली सामने आएगी तो हम उस पर रिएक्शन देंगे। बाकी किसी एक्सटेंशन में मैं उस गुनाह में शामिल नहीं। अकाउंट बहाल। और फिर कल हमजा शहबाज साहब ने इस पर क्या कहा? आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला, इस बारे में कोई अभाम नहीं है कि ये फैसला मुस्लिम लीग नून की क़यादत का फैसला था और मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त फैसला था। मोहतरमा मरीम नवाज़ ने यह कहा था कि वो इस गुनाह में शामिल नहीं थी और हमजा शहबाज साहब ने कहा कि यह क़यादत का फैसला था। इसी मौजू पर ख्वाजा आसिफ साहब एक प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू थे, उन्होंने क्या कहा था ज़रा वो भी देखिए। और ये चूँकि पहली बार हुआ कि मोहतरमा मरीम नवाज़ एक ख़ास मामले पर अपनी राय का इजहार कर रही थी और पहली बार उनकी इस बात का जवाब कल हमजा शहबाज साहब ने दिया, जो मैं नशर भी किया। तो इस पर, इसी मौजू पर आज राना सनाउल्लाह साहब से भी सहाफ़ी ने सवाल किया। देखिए वो क्या कहते हैं। पार्टी में किसी मामले के ऊपर फ़ैसला होना होता है, उसके ऊपर पूरी डिस्कशन होती है और उस डिस्कशन के नतीजे में जो है वो फ़ैसला होता है। उस डिस्कशन के दौरान जो है हर बंदे की अपनी राय होती है। जब ये डिस्कशन हुई थी मेरी भी एक अपनी राय थी, लेकिन जब एक फ़ैसला पार्टी का हो गया तो अब उस अपनी राय का इज़हार जो है वो मैं नहीं समझता कि मुझे करना चाहिए। जब फ़ैसला हो गया तो वो पार्टी का फ़ैसला था, उस पार्टी के फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद हुआ और पार्टी के फ़ैसले जो हैं, देखिए फ़ैसले कभी गलत भी होते हैं, कभी सही। और अब शेख रशीद साहब का जिक्र, जो एक अरसे से कह रहे हैं कि नून से शीन निकलेगी, आज उन्होंने एक नई तरकीब भी मुतारिफ करवा दी है, वो भी देख लें। नून लीग का जब इलेक्शन में जाएगी एक नया सियासी माहौल होगा 2 साल बाद। मैं पॉलिटिकली एक नया सियासी माहौल देख रहा हूँ और उस नए सियासी माहौल में आज जैसे हालात नहीं होंगे और नून लीग जो है इंतशार, खलफशार और आपस में जोड़ो कराटे से दो चार होगी। शहबाज शरीफ कहते हैं जनाब अली पीटीआई जिंदा दफन हो जाएगी। आप 2 साल के बाद अपने लिए दम दरूद कराएं, अपने लिए सोचें। विरासत की लड़ाई आपके ख़ानदान में शुरू है और 2 साल बाद ये किस नतीजे पे पहुंचेगी। मैंने तो 1.5 साल 2 साल पहले कह दिया था कि नून में से मीन निकलेगी। अब मैं नून में से कुछ और निकलता हुआ भी देख रहा हूँ। पहले मेरा ख्याल था 2 ग्रुप होंगे, अब मैं ये पेशन गोई करता हूँ, यहाँ 3 ग्रुप होंगे। शाम साहब, रावलपिंडी में भी वर्कर कन्वेंशन हुआ था। सरगोदा, रावलपिंडी, साहिवाल, गुजरात, ये सीक्वेंस है हालिया जो नून लीग के वर्कर्स कन्वेंशन, उसमें कौन शरीक हुआ कौन नहीं, इस पर बाद में बात करते हैं। रावलपिंडी के वर्कर कन्वेंशन का मैंने जिक्र इसलिए किया कि वहाँ धड़ेबंदी की तला थी। तारिक अजीज़ साहब हमारे साथ मौजूद, जिससे हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मेरा आपकी खिदमत सवाल ये है कि ये क्या वजह बनी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जैसी एक पुरानी और बड़ी अपोजिशन पार्टी एक ख़ास मखमसे का शिकार रही है, बयानिए में यकसुई क्यों ना हासिल कर पाई? वजह क्या बनी है कि बार बार आए रोज़ यही मौजू सामने उभर के आता है इनके अपने बयानात की वजह से? देखिए, ये इख्तलाफ राय है और जो मरीम नवाज़ हैं उन्होंने पता नहीं क्यों मुनासिब समझा कि उनकी राय जो थी उस वक्त वो मंजर आम पर आ जाए। यानी जब सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की वजह से एक बिल पेश हुआ तो उसकी ताबीर तो ये की गई कि दरअसल ये बिल जो है वो वज़ीर आज़म को एम्पावर करता है कि वो एक्सटेंशन दे सकते हैं।
ये सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे आसिफ सईद खोसा साहब हैं, जो चीफ जस्टिस थे, और बड़े कानूनी दिमाग समझे जाते हैं, बड़ी उनकी शोहरत है कि बड़े पढ़े लिखे यानी कानूनदान हैं, लेकिन इस मामले में उन्होंने जो फैसला किया वो बिल्कुल यानी बिला ज़रूरत था। और अक्सर कानूनदान ये कहते रहे कि ये वज़ीर आज़म का इख्तियार है, उन्हीं के पास रहने, उसके पास रहना चाहिए और इसको कोई ज़ेर बहस लाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो इसको ज़ेर बहस लेके आए, फिर उन्होंने इस पर फैसला भी किया और ये बिला ज़रूरत फैसला था। अब उसमें फिर कानून साजी करनी पड़ी कौमी असम्बली को और सेनेट को। उसमें ये वाज़े करना पड़ा कि वज़ीर आज़म जो है वो एक्सटेंशन दे सकता है, मुद्दत मुलाजमत में तौसीक़ कर सकता है। तो बहरहाल उस वक्त जो भी हुआ उस फैसले के नतीजे में जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को 3 साल की एक्सटेंशन मिल गई, वो फिर आर्मी चीफ मुकर्रर हो गए। अब मुस्लिम लीग नून ने भी उस वक्त उस बिल के हक में वोट दिया और मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी ने भी उसके हक में वोट दिया और जमात इस्लामी का कई 1-2 वोट हैं कौमी असम्बली में और सेनेट में। जमात इस्लामी ने इसके हक में वोट नहीं दिया और JUI का मुझे याद नहीं है। तो बहरहाल जो यानी तीनों बड़ी जमातें जो थी वो इस हक में उन्होंने वोट दिया। सही। फिर अब एक मामला तय पा गया, वज़ीर आज़म को इख्तियार मिल गया, सही, उन्होंने इसको इस्तेमाल कर लिया। कमर जावेद बाजवा साहब अब तीसरी मुद्दत जो तीसरा साल जो उनका है वो भी मुकम्मल करने वाले हैं, यानी तीसरा साल है मेरा ख्याल उनको, दूसरा है, 1 साल पड़ा है। तो अब ये बहस जो है मेरा ख्याल है कि बेवक्त की रागनी है। लेकिन मरियम नवाज ने क्योंकि उस वक्त इस राय की हमायत नहीं की होगी और उन्होंने इसका इजहार मुनासिब समझा, तो गुस्से का इजहार मालूम होता है मुझे। देखें, उस फैसले के बाद मैं खुद लंदन गया था एक बार और उमर शामी साहब भी थे, मैं भी था, और हमारी नवाज शरीफ साहब से बराह रास्त बात हुई और मुझे कोई ऐसा तासुर नहीं मिला जिससे ये कहा जा सके कि ये नवाज शरीफ साहब की फैसला नहीं था, मर्जी के खिलाफ फैसला। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। यानी मैं अगर ये कहूँ कि मर्जी के मुताबिक हुआ है तो शायद उससे बेहतर फिक्रा ये होगा कि उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं हुआ। सही, यही ख्वाजा साहब भी कह रहे हैं। और उन्होंने, मुझे ऐसे लगा जैसे जो हमारे यहाँ की लीडरशिप थी उस पर ये छोड़ दिया मामला, क्या आप देख लें, वो चाहे जो मुनासिब फैसला चाहे कर ले। ठीक। मैं जाती तौर पर भी महसूस करता हूँ कि उस माहौल में ये एक बुरा फैसला नहीं था, क्योंकि इसके अगर मुस्लिम लीग नून मुखालफत भी करती तब भी ये कानून मंजूर हो जाता। तो कानून मंजूर हो जाता तो एक्सटेंशन भी मिल जाती। देखिए, फौज हमारी जो है वो ऐसा मामला नहीं है, उसका ऐसा अदालत नहीं है जिसको हम बार बार मौजूए बहस बनाएं। बिल्कुल ठीक। और बार बार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उसकी तकर्री को ज़ेरे बहस लाएं। सही बात। अब ये तारीख का हिस्सा हो चुका है, इससे आगे बढ़ना चाहिए। मगर मरियम की राय जो है वो अपनी जगह राय है, उन्होंने इसका आज़ार मुनासिब समझा और शहबाज साहब के जो फर्जंदे अर्जमंद हैं हमजा, उन्होंने उसका जवाब भी दे दिया कि भाई ये पार्टी का फैसला था और उसको इसी स्पिरिट में लेना चाहिए। ठीक। तो मेरा ख्याल ये एक, देखिए, इससे हटकर अब मैं इख्तलाफ राय है और इसको इख्तलाफ राय के तौर पर ही लेना चाहिए। ठीक। अब मैं आपको सुनाता हूँ जरा ख्वाजा आसिफ साहब का खिताब जो कल रावलपिंडी के वर्कर कन्वेंशन से वो बात कर रहे थे। इससे हट के तो आपने पूरा सियाको सबाक वाज़े कर दिया। आगे चलते हैं और देखिए ख्वाजा साहब क्या कह रहे हैं, फिर हम तारिक अजीज साहब से बात करते हैं कल कन्वेंशन में हुआ क्या। हुकूमत के लिए चौथी बार मैंडेट हासिल करनी है तो खुदा के लिए अपने सफ़ों में जो है इत्तेहाद पैदा करें। मैं साफ अल्फाज में नहीं, लेकिन आप लोग वर्कर हैं मुस्लिम लीग के, आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। झगड़े वर्करों के नहीं, झगड़े क़यादत के हैं, चाहे वो शहरों में हैं, तहसीलों में हैं, यूनियन काउंसिलों में हैं। हाथ जोड़ के दरखास्त है, ये झगड़े
बाद में उन्होंने अपनी स्टेटमेंट की वजाहत भी की कि मेरी मुराद थी कि मुकामी सतह पर कुछ ऐसा होता है, लेकिन बहरहाल वो कह रहे हैं और अंदरून खाना भी ऐसे बयान सुनने को ख्वाजा साहब के जो अल्फाज हैं उसकी जो वजाहत उन्होंने की है, दोनों में एक फासला है ना। हाँ। और मेरी आज उनसे बात हुई थी मुख्तसर, मेरी ख्वाहिश थी ख्वाजा साहब तशरीफ़ लाते, वो फरमा रहे थे कि आज उनकी कोई मसरूफियात हैं, फिर किसी रोज़ उनसे बात कर। क्योंकि ख्वाजा साहब की बात से ये वाज़े हो रहा है कि जो लीडरशिप है पार्टी की उसमें है, उसके दरमियान इख्तलाफात है, वर्कर में नहीं है। लेकिन उन्होंने जो उसकी वजाहत की है वो ये है कि उसका मुराद है वर्कर्स के दरमियान इख्तलाफात। तो वर्कर्स के दरमियान इख्तलाफात तो होते हैं, क्योंकि वहाँ भी तो देखें ना, टिकट का हसूल होता है, कोई दो धड़े होते हैं, कोई एक को वोट दे रहा है, कोई दूसरे को टिकट दे रहा है। वो तो लीडरशिप की यकसुई खत्म करती है। वो लीडरशिप अगर यकसू हो तो वो फिर झगड़े जो है वो तूल नहीं पकड़ते, वो खत्म हो जाते। सही है। मगर ये जो ख्वाजा साहब जिस इख्तलाफ की बात कर रहे हैं ये और तासुर मिला है इससे। तो इसका मतलब असल में जो कन्फ्यूजन है वो लीडरशिप के दरमियान है। ख्वाजा साहब अगर ये बात ना भी कहें तो भी ये बात हकीकत है। बिल्कुल ठीक। और ये कन्फ्यूजन दूर करना चाहिए। देखिए एक बड़ी बात है, जब आप इलेक्शन में उसमें इलेक्शन की मुहिम चला रहे हो तो फिर आपको उसके मुताबिक अपने इक़दाम करने पड़ेंगे। हाँ जी, और जब इलेक्शन का वक्त ना हो तो तब उस हिसाब से देखना और जो करना पड़ेगा। तो इन दोनों हिसाबों को देखा जाए तो कोई खास, शहबाज शरीफ साहब तो लगता है कि इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, और जो उनको जो कंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन है जो उस कामयाबी उसमें मिली है, काम को इज्जत दो की बुनियाद पे, काम को इज्जत उस पे उन्होंने उसको पकड़ लिया है। हाँ, काम को इज्जत, और वो समझते हैं कि यही कुंजी है। नहीं, देखिए ये जो मुस्लिम लीग नून को बड़ी कामयाबी मिल गई है, पीटीआई को सेटबैक हुआ है, और अदारे जो हैं वो मुनसफाना और गैर जानबदाराना इलेक्शन उन्होंने कराए हैं। अब इस मामले में को आगे लेके बढ़ना चाहिए। पीटीआई जो है वो खुश है, वो कहती है मैं मुल्क भर में एक सबसे बड़ी जमात बन के उभरी हूं, लेकिन पीटीआई को पंजाब में चैलेंज तो होगा, मेजॉरिटी नहीं मिल सकी। पंजाब में मुस्लिम लीग नून उससे आगे है कंटोनमेंट बोर्ड के मामले में, कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में। तो इसलिए अब जो मुकाबला है वो तो मुस्लिम लीग नून में और पीटीआई में होना है। आप चाहे कान एक तरफ से पकड़ लें, ठीक, चाहे कान दूसरी तरफ से पकड़ लें। जनाब सुहेल वड़ाई साहब भी फ़ोन पे मौजूद होंगे, उनकी राय भी लेते हैं। लेकिन तारिक अजीज़ साहब को हमने जहमत दी है, सीनियर पॉलिटिकल बीट रिपोर्टर हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी से। कल चूँकि रावलपिंडी का जलसा जहाँ से ख्वाजा से सब मुखातिब थे, इस जलसे में और इस वर्कर कन्वेंशन में तारिक अजीज़ साहब शाहिद खाकान अब्बासी साहब दिखाई नहीं दिए, क्या वजह बनी? बुनियादी तौर पे तो शाहिद खाकान साहब का ये जो उनका मौक़िफ़ सामने आया है, उनके फैमिली ने मुझे बताया कि वो अपनी छुट्टियों के लिए दोस्तों के साथ गए हुए हैं शुमाली इलाका जात। लेकिन हकीकत ये बात है कि जहाँ पे शहबाज साहब मौजूद हो तो वहाँ पे ये शायद सब कंफर्टेबल नहीं होते। शहबाज शरीफ साहब के 3 इंटरव्यूज की कंट्रोडक्शन किए शायद साहब ने पिछले दिनों में। सलीम साबिर साहब को भी इंटरव्यू दिया तो उसमें कौमी हुकूमत की बात हुई, इलेक्शन स्ट्रेटजी के ऊपर बात हुई। तो 2-3 जगह इंटरव्यू उन्होंने कंट्रोडक्शन किया, जिसके ऊपर फिर वो राना तनवीर साहब ने उनके साथ बात की और वो बात खासी तलखी तक पहुंच गई कि आपको हमने प्राइम मिनिस्टर बना दिया था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो आए हैं और प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ साहब हैं, आप वाइस प्रेसिडेंट है। नंबर 1। नंबर 2, ख्वाजा आसिफ और जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं और शाहिद खाकान, इनके भी आपस में कोई ज्यादा अच्छा ताल्लुक नहीं है, बल्कि बोलचाल भी नहीं है। तो शाहिद साहब वहाँ कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं थे जहाँ शहबाज साहब हों, राना तनवीर साहब हो जिनसे उनकी तरक्की हो चुकी है, और ख्वाजा आसिफ साहब हो। तो वो इस मौके से नहीं आना चाहते थे, ना ही उन्होंने, अच्छा वो अगर चले भी जाते तो उनको वहाँ पे शायद वो ड्यू रिस्पेक्ट ना मिलती, जैसा कि वो उनको स्टेज पे बिठाना चाहिए था। वहाँ पे राजा जफर साहब को भी स्टेज पे नहीं बिठाया हुआ था। तो शाहिद साहब का अंदाजा था, और पहले भी 1-2 दफा ऐसी पार्लिमानी पार्टी में हुआ है कि ख्वाजा आसिफ साहब प्रिजाइड कर रहे थे और शाहिद साहब आप एमएलए में बिठाया हुआ था। तो ये होना था, तो इस सिचुएशन से बचने के लिए शाहिद साहब जो है वो नहीं। आपकी शाहिद साहब से बात हुई है कोई? जी, शाहिद साहब की मेरी फैमिली से बात हुई तो उन्होंने छुट्टियां गुजारने के लिए कुछ दोस्तों के साथ शुमाली इलाका जाते हुए। गोया आपके ख्याल में वो शुमाली इलाका जात में इसलिए गए हैं ताकि इस कन्वेंशन में शिरकत ना करनी पड़े, जबकि फैमिली कह रही है कि वो कन्वेंशन में इसलिए नहीं आ सके क्योंकि शुमाली इलाका जात गए हुए।
जी जी इंटरप्रिटेशन का आई थिंक पुरफजा मुकाम कर लें, अभी शिमाली इलाका जात की बारी नहीं आई। ठीक, तो शिमाली इलाका जात से जब वापस आ जाएंगे बिलाखिर तो उनको आना ही होगा। आ गए हैं क्योंकि कन्वेंशन हो गया, वो वापस आ गए सर, आज वापस। ये तो देखिए टॉप लीडरशिप के ऊपर, जबकि मकामी सतह पे भी जो है पिंडी सिटी में अब वहाँ पे 2 MLA टिकट होल्डर को नहीं बुलाया गया। वो हनीफ अब्बासी साहब के एंटी ग्रुप हैं, सजाद खान और शकील अवान। शकील अवान MLA रहे भी हैं, अभी तो उनको टिकट होल्डर थे, जफर नहीं जीत सके, MPA का टिकट था। सजाद खान जो है वो PTI का बाई इलेक्शन उन्होंने शेख रशीद की छोड़ी सीट पर लड़ा, तो जब ऊपर नीचे दोनों गवर्नमेंट कायम हो गई थी तो उन्होंने 500 वोटों से मतलब बामुश्किल उन्होंने जो है वो जीत सके। राशिद शफीक साहब जो शेख रशीद साहब ठीक है, तो किसी से उनका एक हाथ धड़ा भी है, वो कंटोनमेंट बोर्ड में किसी से आपकी बराह रास्त बात हुई है? जी भाई, सजाद खान साहब से बात हुई है, शकील अवान साहब से भी बात हुई है। वो क्यों नहीं आए? उन्होंने कहा जी हमें इन्होंने बुलाया नहीं था, तो हम कैसे आते। अच्छा, बुलाया नहीं गया, दावत नहीं दी। बुलाया नहीं, तारिक साहब तकसीम में सोहेल साहब सर आ गए हैं। पहले से कोई हफ्ता 10 दिन पहले मुशाहिदुल्लाह खान साहब के ऊपर ताज़ीती रेफरेंस किया था सजाद खान साहब ने जी, तो वहाँ पे सजाद खान ने भी इनको नहीं बुलाया था। हनीफ अब्बासी चलो, अफनान साहब तो थे, अफनान तो है, वो तो उनके बाप की याद भी हो रहा था, तो उनको कैसे ना, वो कह रहे हैं कि जिन्होंने इस कन्वेंशन में, वो कह रहे हैं वर्कर्स का कन्वेंशन, वो कह रहे हैं कि जिस जो वर्कर कन्वेंशन था वहां जिनको नहीं बुलाया गया, उन्होंने जब मुशाहिदुल्लाह खान साहब की ताज़ीती रेफरेंस किया तो उन्होंने इन्हें नहीं बुलाया था। ये आप तारिक साहब कह रहे हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया जनाब सुहेल बड़ाई साहब, सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार, इस वक्त टेलीफोन लाइन। देखिए, शाहिद गागान अब्बासी साहब तो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जी और प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ साहब हैं, तो मेरा ख्याल है दोनों को बैठकर एक दूसरे से मामला कर लेना चाहिए। ठीक, सुहेल साहब, क्या मखमसा है कि हर महीने 2 बाद ये जो बयानी की बेयकसुई ना होना है ये खुलकर सामने आ जाता है? ऐसे बयानात लीगी क़यादत की जानिब से आते हैं जिसके बाद एतराफ़ सामने आता है कि हाँ जी है इख्तलाफ। देखें, ये तो जाहिर बात है कि इख्तलाफ है, हिकमत अमली का इख्तलाफ है, बयानिए का इख्तलाफ है, 2 नुक्ता है नज़र का इख्तलाफ है। और इस नुक्ता, पहली सच्ची बात तो यह है कि इस नुक्ता नज़र से, इस बयानिए के तजाद से पहले नून ने बड़ा फ़ायदा उठाया है। उसकी वजह ये थी कि एक जो मुफाहमाना बयानिया था उसके ज़रिए ये हुकूमत से और जो एडमिनिस्ट्रेशन थी या एस्टेब्लिशमेंट थी उससे मुज़ाकरात कर लेते थे, और जो मज़ामती बयानिया था उसके ज़रिए तकरीरें कर लेते थे, उसके ज़रिए अपनी तंजीम को मजबूत कर लेते थे, उसके लिए आवाम को खड़ा कर लेते थे कि देखें हम बिल्कुल जो है वो झुक नहीं रहे, हम खड़े हैं। लेकिन जो ये वक्त लंबा होता गया तो ये तजाद वाज़ेह होता गया कि ये 2 बयानिए हैं, 2 अलग अलग नुक्ता नज़र है, और इन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा ये जो कंटोनमेंट के इलेक्शन में इन्होंने ये कोशिश की है कि इन 2 बयानियों को मिला के, खासकर खिदमत का बयानिया, काम को इज्जत दो और जो पास्ट अपनी सर्विसेज थी उनको गिनवाया और मुस्तकबिल के जो मंसूबे हैं उनका जिक्र किया। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की अब स्ट्रेटजी इन्हें अगले इलेक्शन की ये सूट करेगी। सिर्फ मज़ामती बयानिया जो है वो इलेक्शन में सूट नहीं करता होता, वो इलेक्शन जितवाता नहीं है। इलेक्शन जीतने के लिए आपको इंतखाबी वादे करने पड़ते हैं, आपको इंतखाबात में अपनी परफॉर्मेंस बतानी पड़ती है। तो वो अब मेरा ख्याल है कि वो मोड आ गया है उनका, और इसको अपने मोड को चेंज करना चाहिए। अगर सिर्फ मज़ामत ही रखेंगे तो इलेक्शन जीत नहीं सकेंगे। आप अपनी पार्टी तो मजबूत कर लेते हैं, तंजीम तो मजबूत कर लेते हैं, मज़ामत का बयानिया आपको अंदर से तो मजबूत करता है, लेकिन जो फ्लोटिंग वोट होता है, जो वोट जिसकी वजह से आप जीतते हैं, वो फिर आपको नहीं मिलता। तो सुहेल, आपका अंदाजा क्या है कि ये दोनों जो मकातब फिक्र हैं ये दूर होते जाएंगे या करीब आते चले जाएंगे? मेरा ख्याल है इलेक्शन के वक्त करीब आते जाएंगे। मेरा ये ख्याल है कि इनको ये अंदाजा है, दोनों को एक चीज तो दोनों को पता है कि इलेक्शन जीतना है, दोनों को अंदाजा है कि उसके लिए एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात जरूरी हैं, दोनों को अंदाजा है कि उसके लिए किसी मफाहमत की जरूरत है और एक ऐसे बयानिए की जरूरत है। अगर जाहिर है आपस में मुंतशिर रहे तो इलेक्शन हार जाएंगे। तो इसलिए मेरा यह ख्याल है कि दोनों फरीकों को यह एहसास होगा और इलेक्शन के करीब जाके, ये पहले भी एक बयानिए पे मुत्फिक हो जाते होते हैं। पिछले इलेक्शन में आप 2013 देखें,
आप उससे पहले भी देखें कि दो मुख्तलिफ राय रखते हैं। शहबाज शरीफ हमेशा एक मुख्तलिफ राय रखते हैं नवाज शरीफ से, लेकिन इलेक्शन के ऊपर जो है ये एक ही राय का इजहार करते हैं। लेकिन आपका क्या ख्याल है कि मरियम को क्या जरूरत महसूस हुई कि इस वक्त वो एक्सटेंशन के मामले को ज़ेर बहस लाएं? देखिए, मरियम ने शुरू से जो रोल लिया हुआ है एक बागी का रोल है, एक ऐसा रोल है कि जो नहीं मानता मफाहमत की सियासत को, जो नहीं मानता, जो एक जियाला है नून लीग का, जो ये समझता है कि नून लीग के साथ जो ज्यादतियां हुई हैं उन पर इज़हार ख्याल करना चाहिए। मरियम उसकी स्पोक्स पर्सन है, उस जियाले की, उस बागी की, वो जो कंप्रोमाइज नहीं करता। तो वो नॉन कंप्रोमाइजिंग बागी जो है उसका बयानिया है उनका। और जाहिर है इसका फायदा ये होता है, पार्टी की तंजीम को फायदा होता है कि वो मज़ामत ही रहती है। लेकिन जाहिर है जब इलेक्शन जीतना हो तो ये बयानिया फिर काम नहीं आता, ये एहतजाजी तहरीकों में काम आता है, ये बयानिया जो है तंजीम को मजबूत करने में काम आता है। लेकिन जब इलेक्शन हो तो उसका बयानिया डेफिनेटली इंतखाबी होना चाहिए। ये तो जावेद हाशमी साहब का नारा था कि मैं बागी हूँ, और ये तो उनका खला जो है वो कुछ पुर किया जा रहा है क्या? मेरा यह ख्याल है कि आप देखें, मरियम शुरू से, जब से ये मियां नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म हुई है जी, वो एक अनकम्प्रोमाइजिंग बागी के तौर पे उभरी है, जो कि इवन अपने वालिद से भी इख्तलाफ। ये देखें, ये जो एक्सटेंशन का फैसला है ये तो उनके वालिद का फैसला था, तो वो अपने वालिद के भी इस फैसले को नहीं मानती। तो आप ये देखें कि वो एक ऐसी जियाली या ऐसी नून लीग की मतवाली है कि जो नून लीग के साथ नून लीग का जो जियाले का मौकफ हो सकता है वो उनका मौकफ है, एक बागी का मौकफ हो सकता है वो उनका मौकफ है। तो ये जो मुस्तकबिल है, ये मुस्तकबिल की हिफाजत की जा रही है, और इस तरीके से मेरा ख्याल एक लीडर का, एक बड़े लीडर का मुस्तकबिल जो है वो महफूज बनाया जा रहा है आपके ख्याल में? देखिए, अल्टीमेटली तो इसका फायदा होता है। मरियम को इससे शोहरत मिली है, मरियम को इससे मकबूलियत मिली है, मरियम एक बागी के तौर पे एस्टेब्लिश हुई है, एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट पिलर के तौर पे वो बनी है। जहां वो जाती हैं लोगों के ठट लग जाते हैं। ये ठीक है कि वो इलेक्शन नहीं जीत सकती, और उसकी वजह यह है कि वो फ्लोटिंग वोट को अपील ही नहीं कर रही। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ जो है उसको मजीद मजबूत करना चाहती हैं, उनको करना चाहती हैं, मज़ामत की सियासत करना चाहती हैं। शायद कभी अगर मज़ामत की तहरीक चली तो शायद उसमें मरियम जो का है उनका पिवटल रोल होगा। लेकिन इलेक्शन के लिए मेरा ख्याल है मरियम का ये बयानिया जो है। तो सुहेल साहब, क्या आम इंतखाबात के लिए शहबाज शरीफ साहब को बहसीत सदर पार्टी वो इख्तियारात मिल जाएंगे जो जिनकी हिकमत अमली के तहत वो कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में गए थे? इतना एम्पावर कर देगी पार्टी की आला क़यादत उन्हें कि यकसुई उनके बयानी के ज़रिए आ जाए, या उन्हें खुद से ये हासिल करना पड़ेगी, और क्या वो खुद से हासिल करने के मुताहमिल हैं? देखिए, सच तो ये है ना कि पहले से नवाज शरीफ को सदर बनाया हुआ है नवाज शरीफ साहब ने, और उन्हें प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार बाकायदा नामजद किया था उन्होंने पिछले इलेक्शन में, और अभी तक कोई उस पॉलिसी में तब्दीली नहीं आई। अब भी पार्टी कायदे पे इख्तलाफ हैं, अब भी पार्टी के पार्लिमानी सदर हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इख्तियार तो उन्हें हासिल है। सवाल सिर्फ ये है कि वो जो पार्टी के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो बगावत के आसार हैं, जो मज़ामत के आसार हैं, वो भी वो बरकरार रखना चाहते हैं। नवाज शरीफ इन दोनों बयानियों को चलाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मज़ामत का बयानिया भी चले और मफाहमत का बयानिया भी चले, और उन्हें जो सूट करे इलेक्शन के वक्त वो उस बयानियों को अपनाएं। पाकिस्तानी मौजूदा सियासत में क्या ये दो बयानिए एक ही जमात की जानिब से सक्सेसफुली चल सकते हैं? कितना अर्सा चल सकते हैं? मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज्यादा लंबा नहीं चल सकते, कि थोड़े अरसे के लिए तो बड़ी कामयाबी से चलते हैं, चलाते रहे हैं। मियां नवाज शरीफ हमेशा इसको चलाते रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली चूंकि शहबाज शरीफ उनकी बात मानते हैं 100%, तो अल्टीमेटली जब इलेक्शन करीब आता है या जब कोई डिसाइडिंग मूवमेंट आता है तो उस वक्त वो फिर इकट्ठे हो जाते हैं। तो अब भी मेरा ख्याल है ऐसा ही होगा कि जब कोई ऐसा मौका आएगा, जब कभी मुज़ाकरात होंगे, जब एस्टेब्लिशमेंट से डील होगी, जब कभी ये तय होगा कि इलेक्शन ऐसे होने हैं, उसके लिए ये जमानते हैं, तो उस वक्त दोनों भाई जो हैं वो यकजुबान हो जाएंगे। यानी वो चेयरमैन माओ के अल्फाज में वॉकिंग ऑन 2 legs
बिल्कुल उनके अल्फाज। हाँ सही है। ये आप चलते हैं ना जब, हाँ तो दो टांगों पे चलते हैं, सही। एक टांग आगे होती है, एक टांग पीछे होती लेकिन वो एक जिस्म के साथ व्यवस्था है, मगर सफर जारी रहता है। हाँ टांगे आपको दो नजर आती हैं, सफर तय कर रही होती है, लेकिन वो दो टांगे एक जी रूह की होती हैं, एक हाँ, शख्स एक की, ही एक है ना। इंसान की। बहरहाल शोएब साहब बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सर, वॉकिंग ऑन टू लेग्स, ये फलसफा है उनका। बिल्कुल सर, अभी हम भी वॉकिंग ऑन टू लेग्स हैं। ब्रेक का वक्त आन पहुंचा, वापस आते हैं मजीद मौज़ूआत के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। आज की सबसे अहम खबर यह भी है कि बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान को मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात से बरी कर दिया है। बरतानिया की जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उसने शहबाज शरीफ, उनके बेटे सुलेमान शहबाज के जो मुंजमद बैंक अकाउंट्स थे उनकी तहकीकाती रिपोर्ट भी मुतल्लिका कोर्ट में जमा कराई है, और इस रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ उनके ख़ानदान के बैंक अकाउंट्स में मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और मुजरिमाना सरगर्मी का कोई सबूत सामने नहीं आया। यही वजह है कि उनके जो मुंजमद शुदा अकाउंट से वो बहाल किए गए। हेड ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स दुनिया न्यूज़ UK जनाब अजहर जावेद साहब इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। सर, बड़ी अहम पेशरफ्त है, यानी हुकूमत एसेट रिकवरी या नैब की जो प्लीज़ थी बरतानवी सरकार से, उसके ऊपर तो ये एक शहबाज शरीफ साहब झटका नहीं, बहुत खुश होंगे फिर आज। लगता तो यही होना तो चाहिए। तो अकाउंट मुंजमद हो गए हैं, पैसे मिल जाएंगे सर। मिठाई खानी चाहिए जो फ्रीज हुए पड़े थे पैसे नहीं, मगर इसका मतलब है कुछ शिकायत की थी हुकूमत पाकिस्तान जी। अजहर जावेद साहब, ये क्या बैकग्राउंड है जी? ये किस चक्कर में बरतानवी अदालत और नेशनल क्राइम एजेंसी जो है इसको इन्वेस्टिगेट कर रही थी? क्योंकि इत्तला तो सर ये है कि ये एसेट रिकवरी यूनिट ने, नैब ने, हुकूमत पाकिस्तान ने ये तहकीकात शुरू की थी और फिर बरतानवी हुकूमत से भी मुआवनत हासिल करने की कोशिश की थी कि आप इस सिलसिले में छानबीन करें मुकम्मल तौर पर, और लेकिन ये अदालत ने उन्हें बरी करार दिया है। दिसंबर 2019 में अदालती हुक्म पर ये उनके अकाउंट्स में वो मुंजमद किए गए थे और शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के बैंक अकाउंट्स को आला दर्जे की तहकीकात से मशरूत किया गया था। इन अकाउंट्स को पाकिस्तान की बरतानवी हुकूमत से करप्शन का पैसा वापस लाने की दरख्वास्त के बाद मुंजमद किया गया था। टेलीफोन लाइन पर आते हैं तो उनसे बात करता हूँ। अभी आए नहीं है? अभी नहीं आए। तो ये एक सेटबैक तो होगा ना जी उन एफर्ट्स को, उन कोशिशों को जिसके तहत हम वहाँ से पैसा यहाँ लाना चाह रहे थे। नहीं, सेटबैक तो यकीनन होगा, क्योंकि अगर ये सारा हंगामा जो है इसी तरह बरपा है, बेबुनियाद बातें और उड़ाई जा रही हैं, तो ज़ाहिर है कि उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। शहजाद अकबर साहब को, हाँ, उन एसेट रिकवरी का तो अगर उनका हाथ है इसमें, एसेट रिकवरी यूनिट का जो मामला तो उन्हीं के पास है, उनको अब आगे बढ़ना होगा इस मामले को, मज़ीद कोई रुख हमें दिखाएं कि है क्या। बहरहाल सर, अजहर साहब जैसे रब्ता होता है उनसे बात तो डिटेल करते हैं, क्योंकि वक्त का मैं मोहतरमा साइमा सलीम साहिबा का जिक्र करना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान का फ़ख्र है, पाकिस्तानी कौम की आन और शान है, जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में भारतीय मंदूब की बातों का भरपूर जवाब दिया। मकबूजा जम्मू कश्मीर बेनाई से महरूम है सर, और ये पहली पाकिस्तानी नाबीना सिफारतकार हैं जिन्होंने UN जनरल असम्बली से खिताब किया है। बड़ी कमाल कर दिया उन्होंने, और दाद मिल रही है उनको, अप्रिसिएशन मिल रही है। हर शख्स जो है उनको खराज अक़ीदत, खराज तहसीन पेश कर रहा है। ये इनके भाई भी जो हैं, जो पाकिस्तान के पहले नाबीना जज हैं, वो भी यानी बसारत से महरूम है। CSS में 6ठी पोजीशन उन्होंने हासिल की थी। देखिए ये ख़ानदान जो है, हाँ, उसको भी आप दाद दें, कितनी मेहनत से, हिम्मत से आप लोग कितनी जल्दी हर सहूलत मुयस्सर होती है और काम नहीं करते, बस पड़े रहते हैं और हाथ पे हाथ रख कर के कोई नवाला डाल दे मुंह में। तो ये लोग जो बेनाई से महरूम हैं, कितनी जिद्दोजहद है इनकी, और फिर हमारा सिस्टम जो है उसकी भी दाद दें कि उसने उनको आगे बढ़ाया, हाँ, इस मुकाम तक पहुंचाया। और देखें ना, CSS में 6ठी पोजीशन, और उसके बाद फिर ये जम्मू कश्मीर पर किताब लिखी उन्होंने। फिर 13 साल तक की उम्र जब हुई तो बेनाई से मुकम्मल महरूम हुई थी। फिर कायद-ए-आज़म मेडल हासिल किया जब कैनेड कॉलेज से ये MPhil करी थी, MA करी थी इंग्लिश लिटरेचर में, और उसके बाद फिर उन्होंने लेक्चरर भी भर्ती हुई, फिर ये CSS में कामयाब हुई। यानी एक मुसलसल हर सतह पर उनकी एक स्ट्रगल है। और जब कायद-ए-आज़म मेडल हासिल किया था तो उस वक्त जो टॉप 10 स्टूडेंट जिनको ये अवार्ड मिला था उसमें इनका भी शुमार था, और बाकी 9 जो थे मुकम्मल तौर पर किसी किस्म की रूमिंग का शिकार नहीं थे। ये बात करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। बिल्कुल ठीक। तो हमने सलाम पेश करते हैं। बिल्कुल ठीक। अल्लाह ताला उनके जज्बों को सलामत रखे, आमीन, और वो इसी तरीके से आगे बढ़ती रहे। ठीक सर, एक ब्रेक लेते हैं,
और ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कोशिश करते हैं अज़हर जावेद साहब हमें मिल ही जाएं ताकि उनसे हम बात कर सकें। ये पेंडिंग मौजूद की डिटेल हैं क्या। एक ब्रेक नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। अज़हर जावेद साहब से बिलाखिर हमारा रब्ता हो गया। अज़हर साहब, ये मामला बरतानवी नेशनल एक्शन क्राइम एजेंसी तक पहुँचा कैसे था और फिर अब फैसला क्या आज हुआ? जी बिल्कुल जामी साहब, ये मामला ऐसा है कि नेशनल क्राइम एजेंसी को दरख्वास्त दी थी हुकूमत पाकिस्तान ने, एसेट रिकवरी यूनिट ने, यानी कि शहजाद अकबर साहब ने और FIA और नैब की तरफ से। तो इस दिसंबर 2019 की ये दरख्वास्त थी, जिसके बाद 5 अकाउंट मंजमद किए गए थे और तहकीकात की गई 20 महीने तक। और उस नेशनल क्राइम एजेंसी ने जिसके बाद अब फैसला ये दिया है नेशनल क्राइम एजेंसी के कोई किसी किस्म की कोई मुजरिमाना सरगर्मी नहीं है शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के अकाउंट में, और उनको एक किस्म की क्लीन चिट मिली है। और ये सारा जो अब लिख के उन्होंने वेस्टमिंस्टर कोर्ट को दिया और वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट ने उनके अकाउंट को बहाल करने का हुक्म दिया। अज़हर साहब, ये बताइए कि अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हुकूमत पाकिस्तान पर और या शहजाद अकबर साहब पर डेफेमेशन का केस कर सकते हैं? नहीं सर, इसमें क्योंकि ये कोई ओपन मामला नहीं था, ये कोर्ट का मामला था, तहकीकात थी, सरकारी एजेंसी कर रही थी। एक झूठी नहीं, एक झूठी शिकायत दर्ज कराने पर या दरखास्त देने पर कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि ये नॉर्मल प्रोसीजर है। चाहे तो यहाँ पे एक इनकी शहबाज शरीफ साहब की फैमिली अपना हक जो है कानूनी वो इस्तेमाल तो कर सकती है, लेकिन उसमें कोई इतना स्कोप नहीं होता क्योंकि इन्वेस्टिगेशंस जो है वो नेशनल क्राइम एजेंसी ने स्टार्ट की थी और नेशनल क्राइम एजेंसी मजाज है किसी भी शख्स की तहकीकात करने के लिए। तो अज़हर साहब, ये कितना बड़ा सेटबैक होगा अब जबकि बरतानिया की ये क्राइम एजेंसी ने ये फाइंडिंग्स पेश की हैं, शहबाज शरीफ साहब जो लीडर ऑफ अपोजिशन जिनके खिलाफ यहाँ भी केसेस जा रहे हैं, नैब में FIA भी उसमें मनी लॉन्ड्रिंग मुबैना जो उसके ऊपर कार्रवाई कर रही है उनके खिलाफ। ये तो आप शहजाद अकबर साहब से पूछे ना जो तकारीर करते थे। एक बात बताता चलो, ये मगर भी दुनिया जो चलती है हकायक पे चलती है। अब पाकिस्तान में तो किसी भी किस्म के मामला को अखबारात में, TV पे या एक कंपेन के जरिए डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ सबूत मांगे जाते हैं। सबूत नहीं होगा तो किसी किस्म की कार्रवाई नहीं होगी। अब 20 साल के मामले में तो इन्होंने खुद ही क्लीन चिट दिलवा दी शरीफ फैमिली को। उनको तो एक वो कहते हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर साहब को सुप्रीम कोर्ट से सादको अमीन का सर्टिफिकेट मिला, तो यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब की फैमिली को यहाँ की अदालतों ने सादको अमीन करार दे दिया। तो बहुत शुक्रिया अज़हर जावेद साहब। सर, अब हमारी तो ख्वाहिश होगी, दावत भी है शहजाद इकबाल साहब को कि इस मामले में आके मजीद रहनुमाई करें, हमारी भी, कौम की भी। चलिए, वो तो में तशरीफ लाएं, बताएं कि ये मामला था क्या और अब उसके बाद उनका अगला लाहेअमल क्या होगा। सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर आमर अजीज साहब जी, मारूफ, हमारे बड़े काबिल फ़ख्र सर्जन हैं आर्थोपेडिक के। उनकी अहलिया डॉक्टर नौशीन आमर अजीज जी, वो चल बस आज दुनिया से रुखसत हो गई। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और मैं कल दीपालपुर गया था, वहाँ के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हमारे पुराने साथी रफ़ीक़े कार अताउर रहमान लखवी वो इंतकाल कर गए, कैंसर में मुब्तला हुए, एक अरसे तक उसका मुकाबला किया और दुनिया से रुखसत हो गए। और वहाँ गया तो फिर दीपालपुर के लोगों से भी मिला और उन्होंने कहा जी हमें ज़िला बनाया जाए हमारे इलाके को, और हमारी तहसील इतना कमाती है, इतनी पैदावार है। अब सर फिर साहिवाल गया, लेकिन साहिवाल की कहानी जो है वो कल, और गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल की वो कल सर, ये कल सुनाऊं। चले इंशाल्लाह। नाज़रीन, इसके साथ आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।